What is common between all Indians from east to west and from north to south? Of course, चाय। इस चाय को जो हम इंडियंस इतना प्यार करते हैं, कैन यू इमेजिन दैट ये पास्ट टाइम्स में हमारा नहीं था। चाय का इंडियन इंट्रोडक्शन एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था, जो स्टोरी एक स्पाई थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। एंड इन सब के पीछे कौन था? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स। सो लेट्स डाइव इन। चाय जिस तरह हम इंडियंस का ड्रिंक नहीं था, वैसे ही बेचारे ब्रिटिशर्स को भी चाय का इंट्रोडक्शन काफी लेट हुआ। ओरिजिनली चाइनीज पीपल वर ड्रिंकिंग दिस हॉट बेवरेज फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। ब्रिटिश लोगों को चाय का इंट्रोडक्शन अराउंड 1600s में हुआ एंड दिस चाय वाज सेलिंग वेरी कॉस्टली इन इंग्लैंड, अबाउट द प्राइस ऑफ 6 pound to 10 pound per pound of tea in 1600s. In today's valuation, it would be around 600 to 1000 pound for just 1 pound of tea. So it was more like अमीर लोगों की ड्रिंक at that time in England. It was very niche of a thing. सिर्फ रॉयल्स एंड एलिट्स ही पीते थे इस ड्रिंक को। चाय इतना महंगा होने की वजह से कई ग्रुप ने इस डिमांड का काफी फायदा उठाया एंड काफी पैसा बनाया बाय स्मगलिंग टी इनटू द मार्केट। बिकॉज कम ऑन, जब कोई चीज महंगी हो एंड डिमांड भी इनफ हो तो स्मगलिंग तो शुरू हो ही जाती है, राइट? बट इस स्मगल टी की क्वालिटी काफी पुअर थी, जिससे इन ग्रुप्स का नाम बहुत जल्दी खराब हो गया एंड अब चाय का डिमांड फुलफिल करने की जिम्मेदारी इवेंचुअली इंग्लिश कंपनी पर ही आई। बट 1800s तक ईस्ट इंडिया कंपनी के चाइना से रिलेशंस ठीक ठाक बन चुके थे एंड ब्रिटिशर्स अब चाइना से चाय लेने लगे। इस डिमांड का सप्लाई मिल चुका था। ये लोग बढ़िया चाइना से चाय लेते एंड बदले में चाइना इनसे सिल्वर लेता था। बट ब्रिटिशर्स डिडंट लाइक दिस ट्रेड बिकॉज उन्हें सिल्वर देना अच्छा नहीं लगता था, राइट? उन्हें सिल्वर देना नहीं था, बट चाय तो देखो, चाय तो चाहिए ना भाई, बट हाँ सिल्वर भी बचना चाहिए। नाउ इट सीम्स लाइक एन इम्पॉसिबल विश, बट come on, they are Britishers. So now Britishers came up with a very interesting solution to deal with this problem, and it was अफीम। Yes, the solution was very simple. अपना सिल्वर स्पेंड मत करो, इंस्टेड अफीम उगाओ, उस अफीम को चाइना में स्मगल करो एंड उससे जो सिल्वर बनेगा उसी सिल्वर से फिर चाय खरीदो। जस्ट लुक एट दिस एंड सी हाउ ब्रिलियंट ऑफ दिस आइडिया इज। एट वन साइड you put अफीम and on the other end you get chai. So they started doing it actually. They started smuggling Afeem into China, making money, and from that money they started buying chai from China. But this was not enough. Britishers wanted even further control over it. उन्हें अपने फेवरेट ड्रिंक के लिए चाइना जैसे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना था. They wanted to become आत्मनिर्भर. सो द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स उस समय चाइना से इंडिया में इस पूरे सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के आइडिया पर काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। बिकॉज दिस चाय इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। प्लांट्स के साथ साथ आपको इसके हर मेथड्स को भी जानना वाइटल है, फ्रॉम कल्टिवेशन टू प्रोसेसिंग टू पैकेजिंग टू फाइनली ब्रूइंग इट इन योर किचन। सो these all processes were already available in China in its finest form. Because as I previously mentioned that ये लोग एटलीस्ट 2000 साल से चाय पी रहे हैं एंड इन लोगों के पास ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं अपने फाइनेस्ट फॉर्म में। बस इन मेथड्स को इंडिया लाने की जरूरत है। रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ये चाहती थी दैट वो सारे प्लांट टाइप्स एंड मेथड्स जिनके लिए वो चाइना पर डिपेंडेंट है, उसकी फार्मिंग वो इंडिया में भी कर ले विद एग्जैक्ट मेथड्स टू मीट चाइनीज क्वालिटी। एंड इन लोगों को इस काम के लिए एक परफेक्ट आदमी भी मिल गया जिसका यूज वो कर सकते थे चाइना के इस पूरे चाय सिस्टम को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में। एंड इस बंदे का नाम था रॉबर्ट फॉर्च्यून। ये एक स्कॉटिश हॉर्टिकल्चरलिस्ट था। हॉर्टिकल्चरलिस्ट्स आर द पीपल एक्सपर्ट इन गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। रॉबर्ट फॉर्च्यून ऑलरेडी इससे पहले भी चाइना जा चुका था, बट तब ये सिर्फ अपना पैशन फॉलो कर रहा था। एंड इसने 3 साल चाइना में गुजारे, डिफरेंट प्लांट्स, हर्ब्स एंड मेथड्स के बारे में जाना एंड वापस आकर फॉर्च्यून ने अपना एक बुक पब्लिश किया बाय द टाइटल 3 years wandering in the northern provinces of China in 1847. When he came back, the royal people quickly hired him as a simple scout of the East India Company, as he was the most important piece in the game because he was to perform the Great British Tea Heist. The tea heist that would change the whole tea industry, not only for the Britishers but for the whole India and the world. The tea heist जो आज 170 साल बाद तक इतना इम्पैक्टफुल है that ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में शामिल है। This tea heist begins in the year 1848. मैंने कहा था ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी है।
फॉर्च्यून अपने एक सर्वेंट के साथ चाइना में एज ए स्पाई एंटर करता है, चाइना के 2000 साल पुरानी टेक्निक्स, मेथड्स एंड फॉर्मूलाज को जानने एंड डॉक्यूमेंट करने के लिए। चाइना के गार्डन्स, पहाड़ों एंड फार्म्स में से टी प्लांट्स एंड सीड्स चुराता है एंड वापस शंघाई शहर आकर ब्रिटिशर्स को एक लेटर लिखता है। वो लेटर में बताता है, मैंने लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स जमा कर लिए हैं जो मुझे लगता है कि ये सेफली इंडिया पहुंच सकते हैं। एंड वो और भी चीजें मेंशन करता है, जैसे वो बताता है दैट ब्लैक एंड ग्रीन टी जो अब तक ब्रिटिशर्स अलग अलग समझ रहे थे, ये दोनों एक्चुअली एक ही प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड चाइनीज वेस्ट के लोगों को इतना फुद्दू समझते हैं दैट चाइनीज मर्चेंट्स चाय में टॉक्सिक केमिकल्स एंड कलर्स मिलाकर यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स को डिफरेंट क्वालिटी बताकर बेच रहे हैं। बेसिकली पूरा सिस्टम ही करप्टेड है। बाय द वे, जस्ट टू मेंशन दैट ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी 1824 में ही चाय के प्लांट्स असम के जंगलों में मिल चुके थे जो यहाँ नेचुरली उग रहे थे। एंड यहाँ असम एंड दार्जिलिंग में चाय की खेती शुरू हो चुकी थी इस हाइस्ट से पहले ही। बट दिस टी प्लांट स्पीशीज वर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड ब्रिटिशर्स को हाई क्वालिटी चाय चाहिए था जो चाइना से आता था, जो टॉप क्वालिटी कंसिडर किया जाता था, एंड ऑल्सो द 2000 years old techniques and methods. However, Fortune managed to smuggle out approximately 13,000 plant samples and 10,000 seeds through Hong Kong and Calcutta. The mission was successful. The Britishers were happy. सो इस हाइस्ट के बाद चाय इंडिया आ चुका था, फार्मिंग शुरू हो चुकी थी एंड द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एक्चुअली competing with the Chinese in the English and global tea market. By the year 1888, the Indian tea exports surpassed the Chinese tea exports. Britishers were finally in the business and direct competition with the Chinese. And Britishers Indian tea को Chinese से superior quality बताकर मार्केट भी करने लगे। विक्टोरियन लंदन में अवेयरनेस आने लगी regarding Indian tea as stronger, purer and of better quality. And they also started highlighting the issue of Chinese adulterating and intoxicating the tea which they have been drinking from China. And इधर इंडिया में टी गार्डन्स को फैसिलिटेट करने के लिए they started building railway in these regions to make transport of chai even more efficient. 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन बनाया गया to promote Indian tea globally and make Indian tea as famous and reputable as possible. By the 1880s, Indian chai London, Ireland, Scotland and other part of the Europe and even USA तक में पूरा छा गया था। ब्रिटिशर्स का मेहनत, स्ट्रेटेजी एंड कैंपेन पूरा सक्सेसफुल रहा। बाय द अर्ली 1900s ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी चाय को मार्केट करना स्टार्ट किया बिकॉज बिलीव इट और नॉट इंडियंस में ये कैंपेन बहुत जरूरी था। अदरवाइज ये चाय आज इंडियन कल्चर का इतना बड़ा पार्ट कभी नहीं बन पाता। दे स्टार्टेड गिविंग फ्री चाय टू इंडियंस एज सैंपल्स। दे स्टार्टेड मार्केटिंग चाय एज अ हेल्दी थिंग that kills your laziness and makes you energetic. हर लोकल लैंग्वेज में रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर ये लोग पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स लगाने लगे अबाउट हाउ टू मेक चाय एंड हाउ टू ड्रिंक इट। फैक्ट्रीज में एक एडिशनल टी ब्रेक लाया गया जहां वर्कर्स को फ्री चाय मिलता था to make Indians familiar with chai and make them habitual of drinking tea. रेलवे स्टेशन पर टी स्टॉल्स लगने लगे, टी वेंडर्स हर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने लगे एंड चाय वाला became an iconic thing in India.